कैसा बाराबंकी में जनता कर्फ्यू। वेलकम रचना। जनता कर्फ्यू कैसा मना रहे हो भाई बाराबंकी में? हाँ रोहित भाऊ। प्रमोद स्वागत है। प्रिया श्रीवास्तव वेलकम बच्चा। प्रिया अभी तक आप ग्रुप में नहीं शामिल हुई है टेलीग्राम में, जल्दी से शामिल हो जाइए। हाँ बहुत बढ़िया। वर्षा बच्चा स्वागत है। योगेश यादव वेलकम। राकेश यादव, प्रमोद जी, सबका सबका स्वागत। संडे मना रहे हैं आप बैठ के घर पे? योगेश, उमाकांत, शिवानी दीक्षित वेलकम बच्चा। खुश रहो बिटिया। हर्षिता तावड़े, बड़ा गजब नाम। प्रमोद वेलकम। तो भैया आप सबको अभी नहीं हो गए? अच्छा, शायद मुझे लग रहा है अभी तक ग्रुप में नहीं शामिल हो इसीलिए पूछा। अच्छा हो गए, गुड। पल्लवी, प्रियांशु स्वागत। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार नमस्कार। खुश रहिए प्रियांशु, खुश रहिए। हम बहुत बढ़िया राकेश बाबू, बहुत बढ़िया। आज की तारीख आपकी जिंदगी में याद रखिएगा और इसके साथ एक नंबर भी आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगा। वो ये है कि जनता कर्फ्यू मनाया हम लोगों ने 22 मार्च। कोरोना के डर से देशव्यापी जनता कर्फ्यू मनाया गया 22 मार्च। और विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, आज की तारीख में होता है विश्व जल दिवस। तो यह जल दिवस और जनता कर्फ्यू दोनों आपको मुबारक। घर में बैठिए और जानिए कि आज जल दिवस भी है और जनता कर्फ्यू भी है। ठीक है, तो दोनों तारीखें महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। आगे आने वाले टाइम पर ये सवाल बनेंगे। हाँ, और आगे पीछे तो पूरा साल बन जाएगा। कल वानिकी दिवस शिवानी बता रही है। और एक तरीका मैं आपको दिवस याद करने का बड़ा बढ़िया बताऊं। आप एक डायरी बना लें और उस डायरी में रोज सवेरे उठ करके गूगल से सर्च मार के जो सा डे हो वो लिख लें। 1 साल तक आप ये काम करेंगे और अगले साल से आपको फिर कभी दिवस ना याद करना पड़ेगा। हर बार वो तारीख पढ़े तो आप उसके बारे में एक दिवस लिख लें। उसकी उस तारीख की जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगे लिख लें। 1 साल काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि जादू से हो जाएगा। हाँ जी, जो भी कर्फ्यू बढ़ेगा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आप सब जान लें। अरे उमाकांत जी, आप ड्यूटी कर रहे हैं? खूब बढ़िया बढ़िया। आप ही सब तो हैं जो ड्यूटी करके हम सबकी सुरक्षा रक्षा की है। स्वागत है आप सबका। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आइए आज की बात शुरू करता हूँ बच्चा। आज विशेष दिवस है, बाहर एकदम सन्नाटा है। अपने जीवन में ऐसा सन्नाटा किसी और ने, हम इस पूरी पीढ़ी ने, इस पूरी धरती ने ऐसा सन्नाटा आज तक फील ना किया था जो सन्नाटा इन दिनों चल रहा है। हाँ हाँ, ये भी सही है। प्रिया ने तरीका बताया कि मोबाइल में इंपॉर्टेंट डेट ज्वाइन कर ले तो भी बताएगा। राम राम। अंजलि वेलकम। अंजलि अभी आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आए, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आइए पहले सवाल पर आता हूँ। आज का सवाल, इनमें से कौन सा लोकोक्ति है? दिलों में हलचले हैं। हाँ, बड़ा अजीब सा है। 21वीं सदी में ऐसा दिन देखना बड़ा होगा जब इतनी दुनिया व्यस्त है और एकदम ठहर सी गई है। यह अपने आप का अनोखा अनुभव है। हमारी सबकी पीढ़ी से झिल रही। अच्छा बच्चा ज्वाइन हो क्यों? कोई बात नहीं, हमें लगा शायद नहीं इसलिए कहा। इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? वो जवाब पोल में नहीं, पोल में जवाब देंगे। क्या कहते हैं, इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? चलिए। अरे भाई पोल 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 में जवाब दीजिए, कमेंट में नहीं है। शुभम बाबू कह रहे हैं कि पोल में जवाब दीजिए जी। शिल्पी वेलकम आपका। 55% लोग सही हैं। और आप सब बिहार वाले जितने स्टूडेंट जुड़े हैं और यूपी वाले भी जान लें कि बिहार में तमाम एग्जाम हिंदी के होने वाले हैं। BSSC भावनाओं बह गए। BSSC, BPSC, इन सब 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 का गेम है यहाँ।
और हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा आप बड़े अच्छे से कवर कर लेंगे। ये डिस्कशन आपको इतना आनंद देगा, समझ देगा। इनमें से कौन सी लोकोक्ति है बच्चा? दो चीजें होती हैं, एक शब्द होता है मुहावरा और एक शब्द होता है लोकोक्ति। इन दोनों बातों को समझ लेगा। मुहावरा और लोकोक्ति अंतर क्या होता है, ये अंतर समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। शकील गाजी बहुत दिन बाद जुड़े हो, स्वागत है बच्चा। सुब्रत यादव वेलकम। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर क्या है? अंतर यह है कि मुहावरा वाक्य का हिस्सा होता है, मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता। सुबोध वेलकम। मुहावरा कभी पूरा वाक्य नहीं होता, मुहावरा अधूरा होता है। इसके लिए किसी वाक्य का प्रयोग होना जरूरी है। अच्छा घर शांत है उनमें ठहाके हो रहे हैं, अच्छा है। तो आप समझिएगा, मुहावरे की एक खासियत बताता हूं। मुहावरा जनरली ऐसा होता है कि उसके अंत में ना आता है। मुहावरा ऐसा होता है जनरली उसके अंत में ना आता है। कुछ रही है सचिन, जैसे खाना खा, वो क्या कहते हैं, मिर्ची लगना, चींटी पर के पर जमना, गाल बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ना ज्यादातर ऐसा होता है कि ना आता है। और ये पूरा वाक्य नहीं होता। और जब तक कुछ रहिए, प्रणाम अभिषेक बाबू, ये पूरा वाक्य नहीं होता जब तक जिसको किसी वाक्य में प्रयोग ना किया जाए बच्चा, ये अधूरा है। और लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति गजब चीज है। लोकोक्ति अकेले कह देने से पूरा सेंस क्लियर कर देती है। आप आगे पीछे कुछ ना बोलें, खाली लोकोक्ति बोल दें और आपको मजा आ जाएगा। जैसे आप किसी आदमी से कहें कि भैया नाच दो, और वो कहे अरे यार मैं नाच नहीं। आप किसी से कहें कि फलाना काम कर दो, और वो इतने दिन से बहुत तगड़ा दिखाता हो कि मैं बहुत बड़ा इस काम का महारथी हूँ, ये है वो है। कोई आपसे कहे कि अरे फलाने विधायक को हम जानते हैं, लोकोक्ति में सच्चाई की झलक होती है मुहावरा में। हाँ। अभी अभी अगर आप मान लीजिए कोई आपका परिचित है, विधायक का जानकार, अपने आप को बताता है विधायक जी तो हमारा एक फोन रिसीव करते ही बात करने लगते हैं। अगर ऐसा कोई आदमी है और आप उससे कहें भैया विधायक जी को तनी फोन लगवा दो, तनी बात करवा दो, तो क्या कहेगा? अरे यार आप तो इंगेज है, आजकल मोबाइल बड़ा गड़बड़ चल रहा है, उनका नंबर है नहीं मिलता है। अगर वो ऐसा कहने लगे तो आपको हक है कि आप उस जगह कहें नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कमुआ नहीं होने वाला है, बात झूठी कही जा रही है और खाली बहाने बनाए जा रहे हैं। तो जो काम नहीं कर सकता है बहाना बनाता है, उसको नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं। ठीक है, अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा आपने कहा तो आप आगे पीछे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस आदमी पर करारा वार हो जाएगा। उसको लगेगा यार हमको गालियां देके चला गया। तो ठीक ऐसे ही लोकोक्ति, एक खुश रहो बाबू, लोकोक्ति एक पूरे वाक्य को प्रदर्शित करती है, जबकि मुहावरा वाक्य का हिस्सा होता है और बिना वाक्य के मुहावरे का प्रयोग नहीं होता। जबकि लोकोक्ति अपने आप में तीर की तरह काम करती है। तो याद रखेंगे, इनमें से लोकोक्ति कौन है? तन पर नहीं लगता। हाँ हमारे चाचा विधायक है। हाँ क्रियानागार, उसका अर्थ नहीं, मैंने सेंस बता दिया। तो आप तन पर नहीं लगता, पान खाएं अलबत्ता। अब कोई आदमी बहुत गरीबी में रहता हो और किसी तरह गुजर बसर करता हो, और आपके सामने वो बड़े स्टाइलिश वे में कपड़े वपड़े पहन के घूम रहा हो, और जबकि मालूम है कि आज घर में खाना नहीं बना होगा, तो आप कह सकते हैं कि तन पर नहीं लगता, पाल खाएं अलबत्ता। मतलब वास्तविक वस्तु ना होने के बावजूद, यथार्थ धन पैसा कुछ भी ना होने, किसी चीज से हीन होने के बावजूद उस चीज में प्रदर्शन करने को कहेंगे तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। अब बताओ इसमें कोई नावा आया? नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लोकोक्ति हो गई। बाकी सब क्या है? मुहावरा। अच्छा मैं कुछ बोलता हूँ, मुहावरे के लिए एम लिखिएगा, लोकोक्ति के लिए एल लिखिएगा। मैं सवाल पूछता हूँ, बताओ। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। बहुत गजब। बिल्ली के भागो छीका फूटा, बिल्ली के भागो छीका फूटा। गजब रे गजब, इतने समझदार लोग बैठे। आपको समझ में आ गई बात, हम जान गए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह स्त्री। अच्छा कोई बात नहीं, लोगों की मुहावरा बताया था बच्चा। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, ऐसी स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, उसके लिए एक शब्द इनमें से सबसे उचित क्या है बताइए? ललितेंद्र वर्मा वेलकम आपका। कमेंट में नहीं, कमेंट में जवाब नहीं देंगे, जब हम कमेंट में मांगे तब देंगे, पोल में जवाब देंगे। इससे मजा आता है, अंदाजा होता है लोगों को, क्लियर होता है जब हम कहेंगे तब। हाँ हाँ वो पोल यूज करेंगे भी, नहीं करेंगे तो पोल करेंगे।
85% लोग सही हैं, बढ़िया है। धीरे धीरे इंटेंसिटी हाई होगी सवाल की। पहला शब्द विधवा आप समझते हैं, परिमार्जित का मतलब क्या होता है, कोई जानता है परिमार्जित किसे कहते हैं? परिमार्जित का अर्थ जानते हैं क्या? परिमार्जित मतलब होता है किसी चीज को और शुद्ध कर देना, पवित्र कर देना, मांझ देना, परिमार्जित कर देना, यानी पूरी तरह किसी चीज को चमका देना, तो परिमार्जित होता है। इसका कोई मतलब नहीं होगा यहाँ। और अब त्यागी का मतलब जो व्यक्ति त्याग करता है उसको त्यागी कहते हैं, लेकिन जिस स्त्री को उसे उसके पति ने छोड़ दिया उसको परित्यक्ता कहते हैं। परित्याग का मतलब किसी को छोड़ देना, तो परित्यक्ता जो त्यागी गई स्त्री है उसको क्या कहेंगे, परित्यक्ता। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले सवाल पर आता हूं, यहां से बढ़िया सवाल है। एक जोड़ा लिखा हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से सही अर्थ इसका कौन सा है। पोल खाली 46%। पोल आ रहा है अभिषेक, नेट रिफ्रेश कर लो एक बार, हो सकता है रिफ्रेश कर लोगे तो आ जाएगा। खाली 46% लोग जवाब दे पाए हैं। व्यंजना नंबर 1 पर चल रही, वर्षा नंबर 2 पर चल रही है, और योगेश नंबर 3 पर है, रिंकू, प्रमोद, रोहित। ये गजब है। अच्छा, नेट की वजह से कोई बात नहीं, चलता है, पोल देर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, आज भी मैं तेरा इंतजार करता हूँ, शामो शहर खुद को बेकरार करता हूँ। तो बच्चा, शामो शहर ये उर्दू का लफ्ज था। आज भी मैं तेरा इंतजार करता हूँ, शामो शहर दिल को बेकरार करता हूँ। तो बच्चा, ये शाम माने क्या होता है? हाँ, गेहूं काट लो, अभी मौका है, अच्छा है। देखो, शाम माने शाम, संध्या, और शहर माने बच्चा होता है सुबह। उर्दू अल्फाज है, हिंदी का नहीं है। इस शहर माने क्या होता है, सुबह, लेकिन हिंदी में उपयोग किया जाता है। हाँ, शब माने होता है रात। शब माने रात। ये गजलें सुना करो, उर्दू ऐसे समझ में आ जाएगी। कल 14वीं की रात थी, ये शेर सुना है? कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। शादी हो गई, अब नहीं इंतजार कर। ये गजब है, बड़े शायर हमारी क्लास में बैठे, ध्यान से बता रहे शादी हो गई, अब नहीं इंतजार करता हूँ। बच्चा, शब का मतलब क्या होता है, रात। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, यानी पूरी रात चर्चा रहा। कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। अपने इर्द गिर्द फिल्मी गाने सुनिए, उनमें भी हिंदी निकाला करिए, ठीक है। आइए, तो शहर माने क्या है बच्चा, ये उर्दू का दोनों शब्द हैं। इस शहर माने क्या, नगर, और शहर माने सुबह। तो बच्चा, नगर और सवेरा। रानी मुखर्जी जी स्वागत है। तो नगर और सवेरा, याद रखिएगा इस बात को। अगले पॉइंट पर, याद रखना बच्चा, बहुत जरूरी अल्फाज बताया है। नहीं बच्चा, ये तो सही है। और मैं इन 8-10 सालों में मैंने देखा, मेरे पढ़ाने में मेरे तमाम स्टूडेंट बहुत गजब गजब लिखने लगे। एक बिटिया का नाम संभवतः कोई दीक्षा दीक्षित, अरे उसने तो कोई सीरियल वीरियल के लिए कहानी तक लिख डाली है। तो मेरे तमाम स्टूडेंट हैं जो अलग अलग बढ़िया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, खाली हिंदी में नहीं निकले हैं, लिखने में भी निकले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आता हूँ। सरकारी नौकरी के अलावा मोहब्बत भी सिखाते हैं महाराज। हलाहल का विलोम क्या होगा? बहुत गजब शब्द है बच्चा, हलाहल। हलाहल का विलोम क्या होगा, हमें बताइए। पोल आपके सामने, क्या होगा आइए जानते हैं। दिल के टुकड़े 4 हुए, कुछ ए में गए, कुछ बी में गए, कुछ सी में गए, कुछ डी में गए। आय हाय, विलोम नहीं देखा बच्चा, ये तो छूट गए। हाँ, प्रिया श्रीवास्तव हमेशा बाहर हैं। हाँ, डी छोटा है, डी छोटा है अभी, डी छोटा है। अरे वो बता देंगे उम्र पहले ही, अभी बताएंगे हलाल क्या होता है, अभी नहीं बताएंगे। शिव शंकर भोलेनाथ जय हो।
इसमें किसी का नाम कोई शिवशंकर नहीं, यहाँ शिवशंकर ने धारण किया। देखिए बच्चा, बड़ा बढ़िया शब्द है हलाहल। तो याद रखिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन में एक जहर निकला अमृत के जस्ट पहले। अब ये हुआ कौन पिए, तो उसको हलाहल कहा गया। एकदम ऐसा जहर जैसे साइनाइड, कि छू लो तो चला जाए, ऐसा जहर। तो वो हलाहल निकला। पूरी दुनिया जब परेशान हुई तो सब भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और उन्होंने वो जहर, वो विष अपना लेकर के पी लिया। लेकिन वो विष, मजे की बात है कि भोलेनाथ ने नीचे नहीं जाने दिया, यही कंठ में रोक दिया। तो भगवान शिव का जो वो कंठ है नीला हो गया। तो नीला हो गया तो भगवान शिव इसीलिए नीलकंठ कहलाए। और वो जो जहर निकला था उसको हलाहल कहा गया। तो हलाहल जहर को कहते हैं। गरल जहर को कहते हैं। संखिया जहर को कहते हैं। तो याद रखना ये सब क्या है, कतई जहर है। समझ रहे, जहर जहर होता है। अच्छा, कहा कि भैया होठ पे थोड़े रोका, वो तो अंदर चले गए। होठ नीले तब पड़ते जब पेट में चला जाता ना गैस, अंदर चला जाता, शरीर पर असर करता, शरीर पर असर नहीं होने दिया, कंठ में ठहरा दिया। ठीक है। तो जहर हलाहल है, गरल है, संख्या है। हाँ, मैंने एक दिन बताया भी था, नदिया के पार में संख्या है। हाँ, मतलब यही खराब काम करो तुम, जहर लेके देखो कसम से लड़के। अच्छा, तो बच्चा हलाहल माने जहर, गरल हो गया। अब तो इसका जस विलोम क्या हो जाएगा, सुधा। सब बताता हूँ। सुधा, सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत। अमृत। ठीक। मोहित राज वेलकम। गरल माने जहर हो गया। क्लिष्ट माने कठिन होता है। क्लिष्ट माने कठिन होता है। असल में कई लोगों ने क्लिष्ट लगाया है, कई मतलब हलाहल एकदम सोल्यूशन निकल के आ गया तो बड़ा सरल। बहुत लोग की खोपड़ी में हलाहल माने सरल गया, हम जान। तो हलाहल का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, कठिन। वो तो सुधा ही होगा। जबकि क्लिष्ट का अर्थ क्या होता है, कठिन होता है, और सरल सरल होता है, ये आप जानते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। पानी भी हो तो मजा आ जाए, आज हम भूल गए हैं रखना। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी, भागीरथी, कालिंदी, मंदाकिनी। पोल में, पोल में, पोल में। ओहो, इसमें भी चारों में जाओगे यार। अभी बताता हूँ। भारती कनौजिया बिटिया स्वागत है। कुमारी निशा सिंह वेलकम। इतना सरल सवाल, दिल तोड़ दिया आप सब हमारा है। हमें लगा था कि ये सब सही करेंगे, खाली 49% लोग सही हो। कुछ रहो बच्चा। ट्रेन है कहाँ प्रियांशु, ट्रेन कहाँ है भाई। ट्रेन वेन बंद हो गई, सब सफर वफर मत करिएगा वरना कोरोना के वाहक बनेंगे। बच्चा, जाह्नवी कहते हैं गंगा मैया को। जय हो गंगा मैया, जाह्नवी गंगा। बिहार वाले अगर गलत बताएंगे, आपके यहाँ से गंगा मैया जाती हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। और भागीरथी गंगा मैया को कहते हैं, क्यों। भागीरथ, राजा भगीरथ लाए थे। कौन लाए थे, बिहार आ रही सारे, राम राम राम। तो भैया बच के रहिएगा। राजा भगीरथ लाए थे किसको, गंगा मैया वाली नदी। तो इसलिए भगीरथ के नाम पर नदी भागीरथी कही गई, भागीरथी कही गई। और देखिए, अच्छा न्यूज पर आ रहा है। और मंदाकिनी भी भैया गंगा को कहते हैं। खुश रहिए अंगद, खुश रहिए, स्वागत है। कालिंदी कहते हैं यमुना को, कालिंदी कहते हैं यमुना को। ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको, आप कभी ना भूले यमुना का अर्थ कालिंदी होता है, आपको समझा देता हूँ। जब आप कहते हैं कालिंदी, तो यमुना का रंग काला है। हाँ, पानी आ गया, राकेश की नजर हम पर नहीं है, दाएं बाएं क्या चल रहा है इस पर है। बहुत तगड़ी नजर है राकेश राम की, देखिए। अच्छा सुनो, कालिंदी यमुना को क्यों कहते हैं, यमुना का जल काला है। याद करने के तरीके होते हैं। यमुना का जल काला है। काला मतलब रंग में काला नहीं, मतलब हाथ डालेंगे तो काला नहीं मिलेगा, हाथ उठाएंगे तो काला मिलेगा। क्यों काला मिलेगा, कभी आप जाइए। अच्छा, भिवानी तक जाती, ठीक है बाबा, हमारी बात सुनो। यमुना को कालिंदी क्यों कहते हैं, क्योंकि यमुना का जल काला है। आप कभी कभी यमुना नदी के कोई किसी ब्रिज पर खड़े हो तो आप पाएंगे कि गंगा, जैसे आप कहीं ना जाइए, इलाहाबाद चले जाइए,
जहां गंगा यमुना का संगम होता दिखाई पड़ता है, गंगा का जल मटमैला दिखेगा, श्वेत दिखेगा, जबकि यमुना का रंग काला है। आप खड़े होकर के यमुना के पुल पर देखेंगे तो यमुना का रंग काला, गंगा के पुल पर देखेंगे वो कालापन नहीं दिखाई पड़ेगा, यमुना पे दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यमुना गहरी नदी, हाँ बिटिया नहीं तो गहरी नदी है, यमुना गहरी नदी है, इसके अंदर सूर्य का प्रकाश नीचे जाकर के तलहटी से परावर्तित नहीं हो पाता है, तो परावर्तन नहीं होगा जहां सूर्य के प्रकाश का, वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कालापन हो जाएगा। इसलिए कालिंदी को क्या कहा जाता है बच्चा, यमुना। सचिन बच्चा, अगर आप पुल के ऊपर खड़े होकर के कहीं गहराई, जहां यमुना में गहराई होगी सचिन, उस जगह देखेंगे, तब अगर आप वहां गंगा क्या कहते हैं उस पर खड़े होकर के देखेंगे, क्या नाम, एकदम नदी किनारे, तो हरापन दिखाई पड़ेगा। जब ऊपर से देखेंगे ऊंचाई से तो गहरा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो काला होता है। तो यमुना काली है इसलिए कालिंदी है। और उसके अलावा यमुना की पर्यायवाची बहुत सारे लोग लिखे हैं, मैं आपको हम भी लिख के दिखा देते हैं। देखिए, हरी हरी सवाल देखा होगा। देखिए यमुना, यमुना को सबसे पहले क्या कहते हैं, कालिंदी कहते हैं। और बच्चा, यमुना को कृष्ण प्रिया कहते हैं, कृष्ण प्रिया कहते हैं। और हाँ, कृष्णा कहते हैं, कृष्णा द्रौपदी को भी कहते हैं, इनको भी कृष्णा कहते हैं, द्रौपदी को भी कहते हैं। अच्छा, यमुना के बारे में एक पौराणिक कहानी है, पौराणिक कथा है, ओम जी नमस्कार, पौराणिक कथा है कि यमुना जो है वो सूर्य भगवान की पुत्री, तो सूर्य के बेटी होने के नाते सूर्य की जितनी पर्यायवाची है बच्चा, उसमें बेटी की पर्यायवाची जोड़ दोगे तो सब यमुना हो जाएगा। तो जैसे भानु सूर्य को कहते हैं, इसमें लगा दो सुता, तो क्या हो जाएगा, यमुना। भानु में जा लगा दो, जा में बड़ा, जा पर बड़क मात्रा लगी हो तो इसका जा माने जन्म लेने वाली, तो भानुजा क्या हो जाएगा, बेटा, और वो सूर्य की पुत्री। अर्क माने सूर्य होता है, इसमें भी जा लगा देंगे तो अर्कजा भी सूर्य की पुत्री हो जाएगा। सूर्य में पुत्र पुत्री लगाने से, हाँ, यम भगिनी, अरे वाह राकेश, यमराज की बहन है इसलिए इनको यम भगिनी भी कहा जाता है। यमराज की बहन है यमुना, इसलिए यम भगिनी भी कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चा। हाँ, काल गंगा, काली गंगा इसलिए काल गंगा, एकदम सही कहा, काल गंगा कहते हैं बच्चा, काल गंगा। तो कालेपन के साथ कोई नाम जुड़ेगा तो यमुना मैया का नाम जोड़ देंगे। और एक बात और समझ ले बच्चा कि इसी से कालेपन का पर्यायवाची कभी भी दिया जाता है, कभी भी कालेपन का पर्यायवाची दिया जाता है तो यमुना को दिया जाता है। एक अलंकार है जहां पर यमुना के इस अलंकार को उल्टा गया है। भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जब सब लोग यमुना जी पार करते हैं तो वो एक जगह तुलसी बाबा लिखते हैं कि उतरी नहाए यमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उतर ही नहाए यमुन जल, उतर करके भगवान रामचंद्र जी यमुना के जल में नहाते हैं जो उनके शरीर के समान काली है। अब बच्चा, काली यमुना होती है लेकिन यहाँ भगवान के शरीर को ज्यादा काला मान लिया गया, तो यहाँ पर उपमा का उल्टा यानी प्रतीप अलंकार हो जाता है। यही एक एग्जाम्पल है जो प्रतीप के नाम पर बहुत पूछा जाता है, तो यह प्रतीप अलंकार हो जाता है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आज टाइम वाइम का कोनो बाउंडेशन नहीं, क्लास तो 1 घंटे की है, पढ़ लीजिए, पूरा सवाल डिस्कस करा देंगे ना, तुमको कोई काम है, बाहर बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, चक्कर मकर तो मोबाइल देखो, ठीक है, और जनता कर्फ्यू बनाओ घर में बैठ के। क्वेश्चन नंबर 6 पोल है, जिस वाक्य रचना में एक से अधिक सरल वाक्य हो उनमें से एक प्रधान और शेष आश्रित हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, आप बता दीजिए फिर मैं समझा दूंगा। हरेंद्र बताया था जिस दिन मैंने हींग समझाया था, हिंगू होता है, हींग का तत्सम हिंगू होता है। इसीलिए एक तो दवाई आती है आयुर्वेद में, हिंगवाष्टक बटी, तो हिंगवाष्टक, हींग और 8 प्रकार के अन्य पदार्थ मिला करके पेट का हाजमा दुरुस्त करने के लिए हिंगवाष्टक बटी आती है आयुर्वेद में। व्यंजना नंबर 1 पर, रिंकू नंबर 2 पर, रोहित नंबर 3 पर चल रहे हैं, 6 आउट ऑफ 6, प्रमोद 6 में 6, बाकी लोग 6 में 5 हो गए हैं। अच्छा है, तो यहाँ हमने काउंटिंग कहा, अच्छा अच्छा आप बता रहे हैं। देखिए बच्चा, जब एक वाक्य प्रधान हो और उस पर डिपेंडेंट कई एक वाक्य हो तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या होता है मिश्र वाक्य, भैया जैसे मैंने कहूं, मैं आपसे कहूं कि मैं उस कमरे में रहता हूं,
जिसमें भूत लगते हैं। मैं उस कमरे में रहता था जिसमें भूत लगते हैं। तो उस कमरे में जब मैं आपसे बोलूं कि जिस कमरे में रहता, मैं उस कमरे में रहता था, बताओ क्या वाक्य पूरा है? नहीं। अब जब मैं इसमें बोलूंगा जिसमें भूत रहते थे, अब लगेगा कि कोई बात कही थी जिसको पूरा किया गया। तो बाद वाला डिपेंडेंट है पहले वाले पर। तो जब एक वाक्य में कई डिपेंडेंट वाक्य जुड़े होते हैं तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी में पढ़े होंगे आप, 3 तरीके का कंस्ट्रक्शन के बेस पर बनाया जाता है। पहला कैसे होता है? पहला होता है सिंपल सेंटेंस, हिंदी में सरल वाक्य, एक कर्ता एक क्रिया। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, माने एक पर डिपेंडेंट कोई दूसरा। और इसको ऐसे याद रख लीजिए, फेसबुक पर आजकल लड़के लड़कियां लिख देते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। समझ नहीं आता मामला किधर का है, माने एक किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है, तभी कॉम्प्लेक्स मामला होता है। तो कॉम्प्लेक्स या मिश्र किसको कहते हैं? जब एक वाक्य पर कोई दूसरा डिपेंडेंट हो तो इसको क्या कहा जाता है? मिश्र कहा जाता है। और कंपाउंड कब होता है बच्चा? विवाह के बाद मामला कंपाउंड हो जाता है। हमारी हस्ती बराबर, तुम्हारी हस्ती बराबर, हम दोनों और तथा एवं से जुड़ जाएं तो ये क्या हो जाता है? कंपाउंड, यानी संयुक्त वाक्य। याद रखिएगा, कंपाउंड के माने संयुक्त, संयुक्त जिसमें दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य जुड़ेंगे। मिश्र माने एक पर डिपेंडेंट कोई दूसरा, और सिंपल माने एक सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड वो लोग लिखते हैं जिनका मामला कुछ लड़ाई भिड़ाई चल रही होती है, हमको लगता है मामला कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। अच्छा, अगले सवाल पर आता हूँ। झांसी, ये सब सवाल पूछे जाते हैं बच्चा। हाँ, सिंपल सेंटेंस माने सिंगल लाइन, कॉम्प्लेक्स रिलेशन माने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्र वाक्य। ठीक है। अरविंद, किसका विवाह करवाना है बताओ पहले, तुम्हारा होगा तो आ जाऊंगा, करवा जाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, झांसी, हमीरपुर, महोबा जनपदों में किस बोली को का प्रभुत्व है? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मगही, मैथिली। अच्छा, हो गया। तब भाई बधाई हो। बधाई हो, आप तो सारे अनुभवों से गुजर चुके हैं। देखिए, तो झांसी, हमीरपुर, महोबा जनपदों में किस बोली का प्रभुत्व है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि जैसे बिहार में तमाम बोलियां चलती है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। ऐसे उत्तर प्रदेश में बोलियां चलती हैं। और हिंदी के जो पूरी हिंदी बेल्ट है, उत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पर 5 जोन है लैंग्वेजेस के। उन जोन में जो बोलियां बोली जाती हैं उनसे सवाल हर हिंदी के पेपर में बनता है। ये वही बोली जोन का सवाल है। तो आपको बताना है कि हम झांसी, हमीरपुर, महोबा इन क्षेत्रों में कौन सी बोली का प्रभुत्व रहा है? जवाब दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, रोहित ने गजब दिमाग लगाया और बहुत गजब बात बताई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हम तो बातों झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अभी कुछ सवालों में ज्यादा जरूरत लगी आलोक, इसलिए बीच में कट कर दूंगा। बुंदेले जो है वो किस क्षेत्र के हैं? झांसी, हमीरपुर, महोबा, इस पूरे क्षेत्र के हैं। तो इसलिए ये बुंदेली हो जाएगी। आप सबने ज्यादातर सही जवाब दिया है, अच्छा है। अगले सवाल पर, रचना के आधार पर इनमें से शब्दों का भेद कौन सा नहीं है? नहीं है, जवाब आपके सामने है। रचना के आधार पर शब्दों का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ज्यादातर ने जवाब दे दिया है। देखिए, मैं डिस्कशन भी इसके साथ साथ शुरू कर लेता हूं। बच्चा, योगरूढ़, यौगिक और रूढ़, ये जो 3 बिरादरियां हैं, अभी देखो लोग जवाब दे रहे हैं जल्दी से, जैसे पोल आया करे जवाब दे दिया करो। हमें लगे पोल टाइम कहानी खत्म है तो आगे शुरू कर लिया करें। देखिए, हाँ, तो आप देखिए रूढ़ क्या होता है बच्चा? रूढ़ माने कट्टर शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। रूढ़ माने कट्टर शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। तोड़े मतलब परिवर्तन से जिनको तोड़ने के बाद कोई सेंस ना निकले। जैसे नमक को तोड़िएगा तो कोई सेंस नहीं निकलेगा।
घर को तोड़िएगा तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द वो होते हैं जो जोड़ करके बनते हैं। योग माने जुड़ना, यौगिक माने जोड़ने से बने। तो बच्चा जैसे विद्यालय है, जैसे क्या कहते हैं, स्नान घर है, और जैसे गौशाला है, ऐसे तमाम सारे शब्द हैं जिनको आप बता सकते हैं कि यौगिक हैं। और योग रूढ़ वो होते हैं जिनको जुड़ने के बाद कोई नया अर्थ देते हैं। जैसे जलज है, जैसे पंकज है, जैसे सहस्रनयन है, ऐसे तमाम सारे शब्द हैं। तो ये तीनों रचना के आधार हैं, ये रचना के आधार हैं। तो जो रचना का आधार नहीं है वो क्या है? सार्थक शब्द। एकदम सही, बहुब्री होता है समास योग रूढ़। तो रचना के आधार पर जो शब्द बनते हैं वो ऋण, यौगिक और योग गुण है। बच्चा सार्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक ये अर्थ के आधार पर कुछ लोग बता देते हैं, जबकि ऐसा कुछ मनाने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर बनता हूं। अंजलि बिटिया का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि समाहित होती है? व्यंजन माने कॉन्सोनेंट। आप जानते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और बाकी जो व्यंजन है, तो प्रत्येक व्यंजन को बोलने में कौन सी आवाज इसमें शामिल रहती है? कॉमन सेंस का सवाल है, देख के जवाब मार दोगे। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। देखिए, ये जो चा है ये शामिल नहीं होता है, ये जो श है ये शामिल नहीं होता है, और ये जो क है बच्चा ये भी शामिल नहीं होता है। शामिल कौन होता है? शामिल होता है सिर्फ आ, सब में शामिल होता है आ। बात समझ गए? ये वाला होगा उत्तर। जैसे आप बोलते हैं क, तो का में जानते हैं क्या है? अगर का अकेले ऐसे लिखा है तो समझ लो उसमें छोटा आ लिखा हुआ है। 33 के 33 व्यंजन अपने आप में बिना आ के बोले नहीं जा सकते। व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। स्वर तो स्वतंत्र से बोले जा सकते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वर की परिभाषा दी गई है कि जो स्वयं विराजमान है, अपने मर्जी के मालिक हैं, जिनको कोई जरूरत नहीं किसी का सहारा लेने की, ऐसों को स्वर कहा जाता है। संस्कृत में पाणिनि लिख के गए हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक है, तो आप देखें। अच्छा, व्यंजना जी टॉप पर है, इनसे व्यंजन याद रखिएगा। अच्छा है। तो क नहीं, व्यंजना जिस दिन आई थी उस दिन मैंने व्यंजना के नाम की बड़ी लंबी व्याख्या की थी, आज नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर आता हूं। आप समझ गए? कोई डाउट तो नहीं ना कि इन सब में अ, प्रत्येक व्यंजन में आ सम्मिलित होता है? ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सिंपल, आपके इर्द गिर्द का सवाल, आपकी जिंदगी का सवाल। माली का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। अरविंद, अंजलि, उमरा, हरेन, गुरजीत, योगेश। अरे उमरा करे नहीं। आप जान लें कि ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। 68% इस पोल का जवाब सही है। 68% इज राइट। 68% इज राइट, बाकी सब गलत हैं। आपने एकदम सही लगाया है। माली का जो स्त्रीलिंग होता है वो मालिन होता है। ठीक है, अरे सी ही होगा बच्चा, हम बच्चे ले रहे थे। ठीक है, माली का स्त्री मालिन होता है। पोल में गलत दिया था हमने, माली का स्त्री मालिन होता है। बस ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे आ जाते हैं सब लोग, थोड़ा जंबलिंग हो जाती है, तो इसलिए कोई बात नहीं। असल में वो ऊपर के लोग नीचे, नीचे के ऊपर ऐसे जंबल हो जाता है, वो लीडर बोर्ड पे जगह बन जाती है थोड़ी। बच्चा, माली का स्त्रीलिंग क्या होता है? मालिन होता है। मालिन, और कुछ नहीं। मालन नहीं कहते, मालन नहीं कहते, मालिनिन नहीं कहते, और मलिन का तो मतलब गंदा होता है। मलिन का मतलब गंदा होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा लीडर बोर्ड में चेंज आ गया बस इसके लिए। अगले अगले सवाल पर, पहला वाला एकदम कंफर्म रखिएगा। माली का जो स्त्रीलिंग होता है, अब आगे आप सही करके फिर लीडर बोर्ड पे चढ़िए सब लोग। माली का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? मालिन होगा, और कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये जो पहला वाला है, ये कई बार आप लोग बड़ा सोफेस्टिकेटेड जो लोग बोलते हैं, अब मालन बोल देते हैं। भाई ऐसे नहीं बोला जाता, मालन वालन नहीं। ठीक है, मालन नहीं, मालिनी नहीं, मलिन नहीं, माली का मालिन होता है।
नहीं बच्चा, वो जो कविता है उसमें ये है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना थे। वहां मालिन नहीं है, वनमाली है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, 1 घंटा तनिक तो हमारा भी हक बनता है, हम मजे ले ले, बीच में बिना बताए कभी भी ले लिया करेंगे ऐसे ही। अगले सवाल पर आता हूं। थप्पड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हाँ बच्चा, व्यंजना बोलने को मालन, हमने कहा ना, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हिंदी बोलने वाले मालन बोल देते हैं, लेकिन मालन बोला नहीं जाना चाहिए, मालिन ही बोला जाना चाहिए स्टैंडर्ड हिंदी में, मानक हिंदी में। मैंने एक बार हिंदी जिनको कोर्सेज में पढ़ाया, आपके जो आपका प्रॉपर कोर्स चलता है उस कोर्स में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो मानक हिंदी में मालिन होता है, मालन नहीं होता। थप्पड़ शब्द इनमें से क्या है? थप्पड़ शब्द, आप एकदम निश्चिंत होइए, बस हो गया, खेल हो गया, अब आगे कोई खेल नहीं। बहुत गजब, 72% लोग सही। मनीष कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। 72% आर राइट। हाँ, तमाम होंगे। अभी तक फिल्म आई थी, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो इस थप्पड़ को याद रखिएगा। देखिए, 68% आर राइट, 68% लोग सही है बच्चा। रोहित गड़बड़ा गए हैं, रोहित एक में गड़बड़ा गए, वही हमने खेल कर ली, फिफ्टी में आ गए। देखिए, थप्पड़ का जो शब्द है बच्चा, वो थप्पड़ का शब्द होता है, इसमें विदेशी तत्व देशज, समझिएगा, देशज किसको कहते हैं, ये शब्द हिंदी के ही होते हैं, लेकिन बस एक बात फर्क होता है तद्भव और देशज में, कि जो तद्भव शब्द है वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ होता है, और बच्चा जो देशज होता है ये संस्कृत में होते ही नहीं। जिनका मूल संस्कृत में न हो, जिनका मूल संस्कृत में न हो, वो कौन होते हैं बच्चा? देशज होते हैं, याद रखिएगा। तो थप्पड़ देशज होगा, थप्पड़ देशज होगा। बस एक फर्क है देशज और तद्भव में, कि हिंदी के तो होंगे लेकिन संस्कृत के नहीं होंगे, और तद्भव कौन से? हिंदी के हैं और संस्कृत से बिगड़ करके बने हैं। तो तद्भव देशज में यही फर्क होता है, इसे याद रखिएगा। अगले सवाल पर आता हूं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत गजब भाई, 51% लोग सही हैं, ज्यादा होने थे, कोई बात नहीं। देखो, बातचीत करने में बच्चा पहले तो जान लो उत्तर मध्यम होगा, और जिनको उत्तर में थोड़ी सी भी दिक्कत है उनको मैं समझा देता हूँ। ओ हो, सॉरी, हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपको पहले वाले पे वैल्यू लगा देनी चाहिए थी, बीडी सेम हो गया है, और ये लिखने में भी गड़बड़ हो गई, इसलिए ध्यान नहीं दिया। शिवानी नजर गड़ाए बैठी है। देखिए, ये ऑप्शन गलती से 2 बार हो गया है, इस ऑप्शन को आप ना माने, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, डबल रिपीट करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया होगा। देखिए बच्चा, उत्तम पुरुष जो बातचीत करने में हम 3 तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपने लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, हद है लड़का, मतलब पानी के लिए कहीं खोपड़ी घुमा देंगे तो तुम ऐसा बोलोगे, पाप लगेगा, गुरु जी बारे में बोल रहे हो। देखो, अच्छा बात सुनो बच्चा, जो हमारा बातचीत करने के 3 तरीके होते हैं। एक बोलने वाला होता है, वो है नहीं यार, इर्द गिर्द है नहीं, ठीक है। देखो, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और हम दोनों मिल करके किसी तीसरे की बात करें। जैसे आप कहें फिल्म आई थी, मैं, मेरी पत्नी और वो, तो भैया मैं कौन? मैं उत्तम हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तुम, तू, आप। अब आप बात बताइए, मैं जब आपसे चर्चा करता हूं, आपको कहता हूं, तो मैं आपके लिए आप और तुम आदि शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। माधुरी, वेलकम। अच्छा, दुनिया 5G पर काम कर रही है। देखिए, तुम, तू, आप, तो तुम, तू, आप सामने वाले के लिए कहा जाता है, तो जो बोलने वाला है वो प्रथम है, माने उत्तम है,
और जो सामने वाला है वही तो मीडियम है, मध्यम है, तो वो क्या हो जाते हैं, मध्यम पुरुष। और जब आमने सामने दो लोग मिल करके किसी तीसरे की चर्चा करते हैं तो बच्चा वो ऑटोमेटिक अन्य हो जाता है, तो पुरुष क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। तो याद रखना, वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वो सर्वनाम मध्यम कहलाते हैं। ठीक है। चलिए ठीक, तो ये क्या हो जाएगा जवाब, मध्यम पुरुषवाचक। अगले सवाल पर बढ़े, इजाजत। अच्छा, आजकल एग्जाम में एक दो प्रश्न आने लगे हैं जहां पर कुछ स्टैंडर्ड इंग्लिश के वर्ड हिंदी में पूछे जाते हैं, और वो कौन से पूछे जाते हैं, आप इनको कह सकते हैं जो सरकारी सेवा में जो प्रशासनिक शब्दावली होती है, जहां प्रशासन का कोई काम होता है उससे संबंधित अगर कोई शब्दावली होती है तो उस शब्दावली में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही अंग्रेजी आपसे पूछी जाती है। ये हिंदी वाली अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी वाली अंग्रेजी नहीं है, ये प्रशासनिक अंग्रेजी है। तो आप पोल का जल्दी से जवाब दे दें, एकदम सरल आप लगा लेंगे। हाँ प्रमोद, आपका हिस्सा है ये, बहुत बढ़िया। किस डिपार्टमेंट में? बहुत बढ़िया, 83% आर राइट। अच्छा, टेलीकॉम इंजीनियर हैं। आप लेके एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, सही है। अभी मैं बताता हूँ मनीष, सब लोगों ने नहीं, सही है, एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। बी कैसे हो जाएगा? आप देखिए यहाँ में भी लिखा है बच्चा, आवेदन अस्वीकृत किया जाए नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आवेदन अस्वीकार करें, इसका भी मतलब नहीं होता। अगर मे बी रिजेक्टेड लिखा है, मे बी रिजेक्टेड लिखा है, तो अच्छा, रेलवे में बहुत गजब है भाई, तो अब तो आपकी ड्यूटी होगी प्रमोद, आज प्रमोद ड्यूटी पर है। में भी रिजेक्टेड लिखा है तो इसलिए आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। तो ठीक है प्रमोद जी, जनता कर्फ्यू नहीं हो सकते, ये हमारे लिए जनता कर्फ्यू, प्रमोद ड्यूटी पर है। आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है, एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। सिंपली अंग्रेजी का सेंस है, हम कोई अलग से नहीं प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हम अपनी मर्जी की अंग्रेजी नहीं लगा देंगे, जो अंग्रेजी सेंस रहेगी वही लगाएंगे। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड माने किया जा सकता है, मे बी का मतलब यही है ना, संभावनाएं जता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कनेक्शन प्रॉब्लम, एक बार बच्चा रीचेक कर ले, दोबारा रिफ्रेश कर ले, हो सकता है सुधर जाए, सुधार हो जाए। अनिशा सिन्हा जी, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14। आप किस डिपार्टमेंट में अरविंद? अरे गजब गजब, आप ही सब, प्रणाम है आप सबको। ये जो लोग निरंतर ड्यूटी में लगे हुए हैं, इस कोरोना के इस भयानक भय में भी जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं, सब बधाई के पात्र हैं। आज शाम को 5 बजे इन्हीं के लिए तालियां बजानी है, तो जरूर बाहर निकल करके ताली थाली कुछ बजाइएगा। ताली थाली बजाने से कोई कोरोना नहीं भाग जाएगा, जो मूड लोग बता रहे हैं। बस ऐसे लोग अपना ग्रेटिट्यूड अपने मन से प्रकट करने के लिए तो जरूर बजाइएगा, सबके सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 14, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, वर्ण संकर। बढ़िया सवाल है, बताने का प्रयास करिएगा। सेंस डिस्कस हो चुका है। हाँ पानी आ गया भैया, गुरु माता पानी दे गई थी। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? हाँ ड्रम बजाइए, कुछ भी बजाइए, असल में घर में बैठ के बोर होंगे। ये मुनुकवा से भी तगड़ा निकला बच्चा, मुनुचवा तो फर्जी खबर थी, कोरी अफवाह थी, ये सच्ची चीज है, ये कोई अफवाह नहीं है। अच्छा चलिए, बच्चा बड़ा सरल सा सवाल था, इसमें कठिन तो करना ही नहीं था। देखो, खिड़की किस प्रकार का शब्द है, मैंने अभी अभी बताया था कि जिन शब्दों का हिंदी में सेंस मिले, जिन शब्दों का, हिंदी के शब्दों का संस्कृत में कोई सेंस मिले, वो सब तद्भव है। लेकिन खिड़की ऐसा शब्द है जिसका संस्कृत में जिक्र नहीं, हाँ संस्कृत नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। अच्छा, गवाक्ष माने क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ ताली बजाइए, जो मर्जी आए बजाइए, थोड़ी देर तक गिटार निकाल के बजाइए, हाँ थोड़ा साउंड वाउंड लगा दीजिएगा, छत पर डांस कर लें, कुछ भी करें, थोड़ा उत्साह के आनंद में आ जाए। देखिए,
अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूं, गवाक्ष शब्द का क्या कोई तद्भव शब्द होता है? गवाक्ष का अर्थ तो खिड़की। बहुत गजब, बहुत मार्के की बात समझाना चाहता हूं बच्चा। क्या गवाक्ष शब्द का कोई तद्भव हो सकता है? गवाक्ष का तद्भव। हाँ, व्यंजना ठीक। को मुझे ये नहीं और नहीं पता सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने खिड़की नहीं कहा और आपको खिड़की नहीं कहना था। बच्चा, व्यंजना, कहीं कहीं जालक के लिए झरोखा लिखा होता है। व्यंजना, जालक के लिए झरोखा लिखा रहता है। तो गवाक्ष शब्द से संबंधित झरोखा कम मिलता है। जालक के लिए झरोखा लिखा रहता है। अगर हो सकता है किसी किताब में लिखा हो तो मैं भी माना जा सकता हो, लेकिन होता नहीं। जालक के लिए झरोखा होता है। गवाक्ष शब्द संस्कृत का है, इसके लिए अलग से कोई तद्भव नहीं। तो जो मैं समझाना चाहता हूं, एक प्रश्न और पूछूंगा। एक प्रश्न और पूछूंगा। सवाल यह है बच्चा। अच्छा, वर्ण संकर अभी बता देता हूँ। वर्ण संकर, ओह बड़ा गजब सवाल पूछा जल्दी, मैं अभी बताता हूँ आपको। सब 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 देखिए, एक चप्पा, एक बात समझेंगे, जालक झरोखा। तो एक बात समझाना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि वृक्ष का कोई तद्भव होगा? वृक्ष का तद्भव अगर जानते हो तो बताएं। नहीं, तद्भव होगा। तद्भव होता है, लेकिन क्या होता है वो बता दीजिए। वृक्ष का तद्भव होता है भाई, होता है। क्या होता है वो बताइए। वृक्ष का तद्भव बताइए। वट अंचली संस्कृत है राकेश यादव, वट संस्कृत है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत जा रहे, बढ़िया। बच्चा, वृक्ष जो है इसका पेड़ नहीं हो सकता। यही ज्ञान की बात समझनी। अरे दरख्त नहीं होता है, दरख्त फारसी में होता है। पेड़ जो है ये वृक्ष का तद्भव नहीं हो सकता। जितने लोग आए, पहली बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी बड़ी मजेदार भाषा है बच्चा, सिर्फ तुम्हारी समझ की बात है। मजे से समझ लो तो आ जाए। वृक्ष जो शब्द लिखा है इसका तद्भव पेड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यही तो फर्क है तद्भव और देशज का। अगर शब्द तद्भव बनेगा तो जानते हो क्या होगा? उस शब्द से बिगड़ करके बनना चाहिए। अगर वृक्ष को बिगाड़ोगे तो वृक्ष शब्द बिगड़ करके विरक्ष हो सकता है। वृक्ष शब्द बिगड़ करके बिरवा हो सकता है। वृक्ष शब्द बिगड़ करके विरक्ष या बिरवा हो सकता है, लेकिन वृक्ष शब्द को बिगाड़ करके पेड़ नहीं हो सकता। कोई वृक्ष बोलना चाहे तो वृक्ष बोलते बोलते पेड़ नहीं बोल सकता। अगर बिगाड़ के बोलेगा वृक्ष को तो वृक्ष बोल देगा, बिरवा बोल देगा। तो तद्भव क्या है? बिगड़े हुए शब्द है। तद्भव क्या है बच्चा? बिगड़े हुए शब्द हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज है। और जब जब भी हम तद्भव बनाएंगे तो किसी का भी तद्भव नहीं बना सकते, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, तद्भव तभी माना जाएगा। गवाक्ष का तद्भव खिड़की नहीं हो सकता, गवाक्ष का अर्थ खिड़की हो सकता है। तो खिड़की क्या होगा? तब सब देशज शब्द हो जाएगा। बच्चा, जितने लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, सब जान लें कि जब तक ये कोरोना का डर है, अन अकेडमी आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दे रहा है। फ्री स्पेशल क्लासेस दे रहा है। इन क्लासेस में आपको क्या करना है? 1 से 2, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ऐसे आना है, और रात में 10 से 11। टू टाइमिंग आर फ्री फॉर फ्री क्लास। रात 10 से 11 प्रतिदिन, और 1 से 2 दोपहर में प्रतिदिन हम आपकी कक्षा लेते हैं। आप अन अकेडमी सब्सक्राइबर हो ना हो, आप खाली ऐप डाउनलोड करिए, आइए, हम बैठ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है? नहीं बच्चा, पहले से शेड्यूल कर देते। हाँ, आज आज अभी 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 सबकी बात करता हूँ। घात संस्कृत में आता है बच्चा, घात प्रतिघात। हरिंदर, घात प्रतिघात शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक सवाल ऊपर कोई और आया था, वर्ण संकर। पहले वर्ण संकर समझ ले बच्चा, समझिएगा। अच्छा बच्चा, आप नंबर भेज दें, हम तुरंत कर लेंगे। फेसबुक पर तो संभवतः समय सीमा वो 5,000 की सीमा पूरी हो गई, इसलिए नहीं होगा। घात का कोई, देखिए, जरूरी नहीं कि हर शब्द का तुरंत कोई तत्सम का तद्भव हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जल का कोई तद्भव होगा हरिंदर? जल का नहीं होगा ना। तो ऐसे ही कई शब्द हैं जिनका हो सकता है कोई हमारे जहन में ना हो अभी, तो हो जाए तो हो भी जाए। लेकिन जैसे जल का नहीं, वैसे घात शब्द हिंदी और संस्कृत में बराबर बराबर उपयोग करें। ठीक है? देखिए, खिड़की शब्द देशज हो जाएगा। तो देखिए, देशज का मतलब जो देश में जन्मा, विदेशज का मतलब विदेशी भाषा,
तद्भव का मतलब संस्कृत से बदला हुआ। और बच्चा वर्ण संकर क्या होता है ये समझ लें। वर्ण संकर होता है मिलावट, दो बिरादरियां अलग अलग मिला दी जाए, एक ले लिया जाए अंग्रेजी का रेल और हिंदी की ले ली जाए गाड़ी, तो उन दोनों को मिला देंगे तो उन वर्णों का संकर यानी वर्ण संकर कह देते हैं। लाठी चार्ज मनीष ऐसे नहीं, हाँ हाइब्रिड। मैं आपको बता देता हूं जुड़ने का तरीका मनीष, ये नंबर है हमारा, जितने लोग नए आए हो ये हमारा नंबर है 9455 830 134। आप इसे सेव कर लें, आपको कभी कोई समस्या है हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम का ग्रुप है। घाव नहीं होना चाहिए बच्चा, घाव किसी और सेंस में आएगा, हो सकता है लेकिन बहुत क्लियर मी सेंस नहीं देता है रोहित, ठीक है। देखिए हाँ हाँ, घात घात की चर्चा हुई थी तो मैंने वहां भी उसके तत्सम तत्वों की बात नहीं की थी। देखिए अच्छा दूसरा ये, जितने लोग टेलीग्राम टेलीग्राम यूजर हैं, ग्रुप है टेलीग्राम जितने यूजर हैं उनको बता देता हूं, आप सर्च करिए अमर, ये वाला ये हाँ देख लीजिए, एक हमारा ग्रुप है यूपी का अमर ललित 10, और एक ग्रुप है बिहार का जिसमें ये 10 मत लिखिए अमर ललित लिखिए। अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं जस्ट गो ऑन राइट ऑन टेलीग्राम अमर ललित, आपको बिहार का एक ग्रुप मिलेगा बीपीएससी अमरनाथ लिखा होगा, आप ज्वाइन हो जाइए। और जो यूपी के हैं वो लिखे अमर ललित 10, ये कैपिटल में लिख, अच्छा अच्छा नहीं कैपिटल में लिख देना, कैपिटल में लिख देना, यूपी वाले स्मॉल में अमर ललित 10 लिख दे, स्मॉल में अमर ललित 10 लिख दीजिएगा तो मिल जाएगा। और जो बिहार वाले वो कैपिटल में अमर ललित लिख दे, आपको हम टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत हो बच्चा, कोई दिक्कत हो तो ये ग्रुप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मुझे कहिएगा सेंड मी लिंक, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप डायरेक्ट ऐड हो जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप हमको इस नंबर पर लिंक भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। बच्चा कंदुक, कंदुक शब्द होता है, कंदुक शब्द होता है, इसी को गेंद कह देते हैं, इसमें दा दा का प्रभाव आ जाएगा, कंदुक गेंद होता है, ठीक है। कंदुकेन क्रीडनम, हाँ हमको फोटो का मतलब वहां, हाँ मैंने बताया आलोक, ये बात मैंने कही। देखिए अगले सवाल पर आता हूं, इस तरीके के सवालों की हिंदी में क्या, हाँ नहीं नहीं मैंने कहा घाव नहीं होना चाहिए, बदल गया टोट, हाँ गुरुजी समझिएगा, यहां कम से कम दा की प्रवृत्ति तो है, जैसे कदली है, कदली का केला होता है, और गेंद जो शब्द है यह देशज शब्द में आता है, लेकिन कंदुक के दा से मेल की वजह से कहीं कहीं तद्भव लिखा है, कंदुक का तद्भव आपको मिलेगा नहीं वैसे, ठीक है, कंदुक का तद्भव मिलेगा नहीं। देखिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मेरा भाई एक उच्च अधिकारी बनना चाहता है, मेरा भाई एक उच्च, कंदुक का अर्थ गेंद तो पक्का है, कंदुक का तद्भव गेंद हो ये बहुत जरूरी नहीं हो सकता, खाली दा की आवृत्ति की वजह से मैं आपको बता देता हूँ, दा की आवृत्ति की वजह से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चल मैं, कंदुक का माने कदुआ नहीं है भाई, कंदुक का मतलब गेंद होता है, कंदुकेन क्रीडनम। अच्छा देखो, मेरा भाई एक उच्च अधिकारी बनना चाहता है, इस तरीके के सवाल आजकल हिंदी में पूछे जाते हैं कि वाक्य का जो सेंस बन रहा है वो क्या है, आप बताइएगा। जवाब दीजिए। मैं रोहित मैं एक बार इसको और देख के फिर कंफर्म कर दूंगा अगली मुलाकात में, ठीक है। देखा हमने तो हो सक संभावनाएं हैं, लेकिन एक बार और कंफर्म कर लेंगे तब फिर बताएंगे, मैं अभी नहीं, आधी अधूरी बात कहीं किसी पब्लिकेशन में लिखो मान लिया जाए तो गड़बड़ होती। 92% लोग सही हैं और आपको हिंदी का सेंस है, मुझे बहुत खुशी है। बच्चा जनेऊ शब्द यज्ञोपवीत को कहते हैं, अब यज्ञोपवीत शब्द का जनेऊ बना कि नहीं बना ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ शब्द में यजन है, होना तो चाहिए वैसे, एक बार मुझे इस बारे में भी देखना पड़ेगा। कंदुक का मतलब गेंद होता है बच्चा, पतंग का कुछ नहीं होगा अरविंद, पतंग का नहीं होगा, पतंग का नहीं होगा। यज्ञोपवीत शब्द से जनेऊ बनता है क्योंकि उसमें यजन का जन जुड़ा हुआ है, बट हमने अभी ख्याल से पढ़ा नहीं, यज्ञोपवीत मैंने अलग पढ़ा, जनेऊ अलग पढ़ा, मैं देख लूंगा तो दावे से कहूंगा, ठीक है। यज्ञोपवीत से जनेऊ बनता है, लेकिन क्या यज्ञ, देखिए याद रखिएगा,
यज्ञ शब्द जो है, यज्ञ शब्द ये असल में य, ज और इया है, तो इसीलिए इसको यजन कहते हैं। तो हिंदी में यजन का हमने जनेऊ बना लिया है, यजन का हमने जनेऊ बना लिया है। लेकिन अगर ये कहीं प्रॉपर बुक में लिखा हो तो देखेंगे, वैसे यज्ञोपवीत अगर हमारे सामने आ गया तो यज्ञोपवीत जनेऊ लगा देंगे, लेकिन एक बार देख के प्रॉपर कंफर्म कर ले, या आपके सामने कोई किताब हो उसमें यज्ञोपवीत जनेऊ लिखा हो तो आप खट से मार दीजिएगा, मान लो अमरनाथ सही है, ठीक है। हमारे सेंस में यज्ञोपवीत जनेऊ है, लेकिन चूंकि कभी लिखा प्रॉपर ना, हाँ अगर दिया है किसी किताब में तो आप पक्का मान लीजिए यज्ञोपवीत जनेऊ होता है, क्योंकि इसमें यजन शब्द आ जाता है, और इस यजन की वजह से जन जनेऊ आ गया, तो थोड़ा बहुत मेल है, ठीक है। हाँ, कंदुकेन माने गेंद के द्वारा, प्रमोद ने एकदम सही विभक्ति सहित जवाब दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ बच्चा। मेरा भाई एक उच्च अधिकारी बनना चाहता है, यह भाई की क्या है, इच्छा है, यह भाई की क्या है, इच्छा है, इसलिए यह इच्छार्थक वृत्ति हो जाएगा। निश्चयार्थ क्या होता है, जिसमें हम डिटरमाइन हो जाए, संकेतार्थ इशारा करना होता है, और इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं था, तो यह इच्छार्थक हो जाएगा। अगले सवाल पर आता हूँ, बहुत गजब सवाल। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं? बहुत बढ़िया, यानी कि कुछ बेसिक गड़बड़ है आप में, इसीलिए आप इस सवाल, इतने सरल से सवाल को गलत कर रहे हैं भाई, ज्यादा दिमाग लगा दिया। देखो, बच्चा ये संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त माने ऐसे दो अक्षर जो आपस में जोड़ करके बने हो उनको संयुक्त कहते हैं। जैसे ये आपका क्ष जो है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें दो अक्षर हैं, एक का और एक श, इन दोनों के योग से बना है क्ष। और देखो बच्चा, जो त्रा है, ये आधा ता और रा के योग से बना है, क्या बन गया, त्रा। और बच्चा ज्ञा जो है, ये हजम नहीं होता है, लेकिन याद रखना अभी यज्ञोपवीत में चर्चा हुई है, इसी की मैंने अभी बताया, क्या, आधा ज और इया के योग से, आधा ज और इया के योग से ज्ञा बनता है, ज्ञा, ठीक है। और बच्चा ये जो श्रा है श्रवण कुमार वाला, इसमें आधा सा है और क्या होता है बच्चा, रा होता है, तो इस तरह शब्द बनता है श्रा। याद रखना, ये चार संयुक्त व्यंजन है जो मानक है, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन और भी हो सकते हैं, लेकिन ये चार स्टैंडर्ड हैं जिनको वर्णमाला में जगह दी गई है। इसके अलावा आधा दा और या मिला दें तो बनेगा द्या, ये भी संयुक्त व्यंजन है। आधा पा और रा मिला दें प्रा, ये भी संयुक्त व्यंजन है। आधे का में मिला दें रा क्रा, ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चा ये सब संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये चार जो मैंने लिखे ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है, हिंदी इनको माना जाता है। देखिए जनेऊ एकदम कंफर्म हो गया है, फोटो खींच के रोहित ने हमारे लिए मेहनत कर दी। जनेऊ का यज्ञोपवीत एकदम सही, मतलब अंतरात्मा जो कहती है वो एकदम सही कहती है। ये देखिए, एकदम कंफर्म हो लीजिए, किताब में लिखा हुआ है, बीएड में पूछा गया है, जनेऊ का यज्ञोपवीत, एकदम डाउट खत्म है। और इसमें क्यों शब्द आएगा, क्योंकि यज्ञ जो शब्द है वो यजन बनता है, यजन, ठीक, यजन, यज्ञ ऐसा कुछ बनता है, तो इसलिए ये हो जाएगा एकदम सही। बहुत धन्यवाद आपका बच्चा इसे कंफर्म करने के लिए। अच्छा, अभिषेक ने भी कोई फोटो भेज दी, अरे गजब गजब भैया, इतने इतने जवाब आ गए कि पूछो नहीं, एकदम बराबर, ठीक। बस ये समझ लें तो इससे जान लीजिएगा कि जो अंतरात्मा की आवाज होती है वो सही आवाज होती है। देखिए, तो जो, हाँ नहीं, हाँ क्रिया विशेषण आता है राकेश, समीक्षा में क्रिया विशेषण आता है विशेषण के साथ। हाँ रे, आदित्य हो कोई हो, अगर सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में देख, अरे आता है राकेश, वो रोहित, क्रिया विशेषण के सवाल आते हैं, विशेषण में डाल देते हैं क्रिया विशेषण। हम आपको जो पेपर डिस्कस करवाते हैं उसमें प्री के सवाल मैंने डाले, तो क्रिया विशेषण पूछ लेते हैं, विशेषण के नाम पर क्रिया विशेषण पूछ लेते हैं, ठीक है। समीक्षा में सवाल पूछे गए, यूपी समीक्षा में। अच्छा, तो बच्चा है जो स्टैंडर्ड है, छ, त्र, या श्रा, ये चार क्या है, स्टैंडर्ड है, ये मानक है, संयुक्त व्यंजन है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं।
अरे बच्चा विशेषण विशेष से आता है रोहित, लेकिन एक दो सवाल इक्के दुक्के पूछे जाते हैं प्री में। मेंस में तो कंफर्म आता है, समीक्षा मेंस में तो कंफर्म क्रिया विशेषण आता है, लेकिन एक दो सवाल प्री में पूछे गए हैं। ठीक है, अरविंद बैठे हैं, आप कई बार दे चुके हैं, उनसे पूछेगा, क्रिया विशेषण के सवाल प्री के पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मैं खाना खाता हूं, सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन सवाल आता है। मैं खाना खाता हूं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य? मैं खाना खाता हूं। अभी क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ है, कहाँ करता कर मार दो पूछो, तीन तो आए, तीन ही वाच्य होते हैं, तो तीनों पे जवाब आ गए, ये बड़ा गजब था, कोई डी नहीं गया है, बड़ा अच्छा लगा। बच्चा देखो, आज के बाद कर्ता कर्म नहीं भूलोगे, मैं समझा दे रहा हूं, समझ लो। पहले तो उत्तर जान लो कि ये कर्तृवाच्य है। अब जो लोग खाने को प्रमुखता दे रहे हैं, मैं बताऊं, एक वाक्य मैं बोलता हूं, आई एम ईटिंग फूड, या आई ईट फूड, या आई एम ईटिंग फूड, या आई ईट फूड, बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? या आई टेक फूड, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है ना। एंड फूड इज ईटन बाय मी, अगर फूड इज ईटन बाय मी होता तब हम पैसिव कहते ना। तो जो बच्चा जो अंग्रेजी का एक्टिव है ना, ये जो अंग्रेजी का एक्टिव है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ देखो, ये का है, एक्टिव है, और ये कर्म क्या है? ये पैसिव है। कर्म क्या है? पैसिव है। अब अंग्रेजी में इसके एक्टिव पैसिव के अलावा कुछ नहीं होता, हमारे हिंदी में एक और होता है, भाववाच्य, इसमें क्रिया प्रधान होती है, इसमें क्रिया प्रधान होती है। भैया खाना क्रिया है, रोहित खाना क्रिया है, खाता हूं क्या? खाना, खाना कर्म है, देखिएगा, मैं करता है सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट है, और खाता हूं ये क्या है? क्रिया है, क्रिया माने वर्ब है। अब आप देखिए, ये क्रिया सकर्मक है, खा रहा हूं क्या? खाना सकर्मक क्रिया है बच्चा, खाना सकर्मक वैसे भी होता है, तो आप समझिएगा। अब एक बात बताओ, कैसे मैं इसको कर्तृवाच्य दावे से कह रहा हूं? अगर मैं हटा के, जब मैं खाना खाता हूं, अब मेरी मर्जी आवे मैं पानी पीता हूं, मेरी मर्जी आवे मैं खेलने जाता हूं। लेकिन अगर वाक्य ऐसे बोला जाता, खाना खाया जा रहा है, समझना, अगर मैं ऐसे बोलता खाना खाया जा रहा है, तो वाक्य में प्रधान कौन हुआ? खाने वाला कि खाना? कौन प्रधान है? खाने वाला कि खाना? जो खाना है वो प्रधान है, खाने वाला प्रधान नहीं है। तो जब खाने खाना प्रधान हो जाएगा, यानी कि कर्म प्रधान हो जाएगा, तो वाक्य कर्मवाच्य हो जाता है। और जब तक बच्चा क्रिया प्रधान होती, अच्छा, तो जब तक कर्ता प्रधान होता है तो कर्तृवाच्य हो जाता है। इन दो में कोई डाउट? कर्तृवाच्य माने एक्टिव, कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य माने पैसिव, यानी कर्म प्रधान। अच्छा, भाव क्या होता है? भाव तब होता है जब क्रिया प्रधान होती है, अंग्रेजी में ये नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी में वर्ब को फोकस करके सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। अगर आप वर्ब को फोकस करेंगे तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वर्ब को फोकस करके नहीं बनाया जा सकता अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में खाली एक्टिव पैसिव है, हिंदी में हम क्रिया को फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता, फोकस किस पर है? चलने पर। भाई साहब क्या नहीं किया जाता? चला नहीं जाता। जैसे गुरजीत ने लिखा, मुझसे खाना खाया नहीं जाता, या खाना नहीं, बस मुझसे कितने कह दो, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता। ऐसे शब्दों में 90% नहीं जोड़ करके क्रिया पर फोकस डाला जाता है, ज्यादातर नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। और जब क्रिया हो जाएगी, तो क्रिया तो भावना है ना, तो जब क्रिया प्रधान हो जाती है तो इसी को भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य क्या होगा? क्रिया की प्रधानता को भाववाच्य कहो। तो भैया तुम छुट्टी ले लो, तुमसे पढ़ा नहीं जाता तो यहाँ तो तुम बिना बताए जा सकते हो, कौन रोक लेगा? अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुमने वाक्य बनाया है, तुमने वाक्य बनाया, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। देखो, तो एक्टिव पैसिव क्रिया समझ गए, भाववाच्य एकदम फीलिंग फीलिंग है, ठीक है। अगले सवाल पर 3 प्रश्न और पूछेंगे, आज का खेल खत्म होगा।
बहुत गजब सवाल है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप इसको पढ़िए और अपना पढ़ करके अपना सेंस से जवाब दीजिए। नहीं प्रिया श्रीवाल, तो यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, घर पर रहा नहीं जाता, रहना पड़ेगा। ठीक, यहाँ बाहर नहीं जा सकते, यहाँ तो आप क्विट कर सकते हैं, वहां नहीं क्विट करना है, जनता कर्फ्यू जरूरी है। जितने भी मेरे बिहार के स्टूडेंट बैठे हैं, आज हमसे पहले दिन जुड़े हैं, आपको बता दूं मेरा नाम अमरनाथ गुप्ता है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं बिहार में, और हिंदी का एक कोर्स BSSC मेंस नाम से राम शाम को 6 बजे स्टार्ट हुआ। नहीं सॉरी, 8 बजे, रात 8 बजे। तो अगर आप बिहार में सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो आप रात 8 बजे जरूर आइए। नहीं, 3 बजे तक नहीं होगी बच्चा, जैसे ही सवाल खत्म हो जाएंगे क्लास ओवर कर देंगे, क्लास शेड्यूल 1 ही घंटे की। देखिए, सवाल दिमाग लगाने वाला था। समझिए, बताओ इस खाली जगह में क्या लिखा है? आज फिर जीने की तमन्ना है, और फिर मरने का इरादा है। बीच से क्या हो गया? कुछ लुप्त हो गया, कुछ गायब हो गया। यही ना हुआ है, कुछ लुप्त हो गया, गायब हो गया। तो बच्चा, जब कोई उद्धरण पूरा नहीं किया जाता है, हाँ, और बीच से कुछ डॉट 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 छोड़ दिया जाता है, तो वहां लोप सूचक शब्द का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो डॉट 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 बीच में लगा देते हैं, इसी को लोप कहा जाता है। लोप माने गायब हो जाना, इसी लोप से लुप्त बना है, विलुप्त बना है। ठीक, समझ गए? अच्छा देखिए, अरविंद ने एकदम जीएस की बात बताई, गाइड फिल्म का गाना है हंस पद। अच्छा, हंस पद कब होता है बच्चा? हंस पद तब होता है जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको हंस पद लगा के दिखाता हूं। अब मान लीजिए ये मैंने इसको पढ़ा, जब कोई उदाहरण पूर्ण रूप प्रस्तुत, अरे हमको लगा यहाँ से नहीं लिखा है, गलती हो गई। तो हम क्या करते हैं बच्चा? तो हम लोग ये करते हैं, ऐसे 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 एक चिन्ह बनाते हैं। और ये ऐसा चिन्ह क्या, चिड़िया की टांग ऐसी होती है ना बेटिया, देखो चिड़िया की टांग ऐसी होती है। हाँ, जब चिड़िया की टांग ऐसी होती है ना, तो इसी को हंस पद कहा जाता है। और तब हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? हंस पद। और हंस पद में हम यहाँ क्या लिख देंगे? से लिख देंगे, और वाक्य सुधर जाएगा। क्लियर हो गया? हंस पद या त्रुटि चिन्ह तब लगाते हैं जब बीच में कुछ छूट जाए और उसको लिख दिया जाए। और लुप्त, जब बीच से कुछ गायब करना हो जानबूझ करके, तब लोप सूचक लगा देते हैं, लुप्त हो जाता है। कोई डाउट इतने में? समझ में आ रहा है? बच्चा, हिंदी रटने की चीज ना है, कतई रटने की चीज ना है, बिल्कुल नहीं रटना है। आपको खोपड़ी अब थोड़ी बड़ी कर लेनी है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। आपने जीवन में कभी शब्द ना पढ़ा हो, जीवन में प्रश्न ना पढ़ा हो, आप देख के उसका जवाब दे सकते हैं। ये अंतरात्मा जो इंट्यूशन जगाइए, बस इंट्यूशन जगाइए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आता हूं। भैया, पूर्ण विराम का सबसे ज्यादा उपयोग, कॉमा, कॉमा और पूर्ण विराम, यही दोनों चीजें हैं जिनका सबसे अधिक उपयोग होता है। जनरली कॉमा का उपयोग तो हम लोग कम करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं हिंदी लिखने में। वैसे होना कॉमा का चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम हिंदी अंग्रेजी सब में पूर्ण विराम सबसे ज्यादा, फुल स्टॉप। निम्न का उत्तरावस्था क्या है? पहले आप उत्तर लगा दो, फिर मैं बताऊंगा ये उत्तरावस्था भला क्या होती है। आज की तमन्ना है, और फिर मरने का इरादा है। तो यार अपने मन से गायब हो जाता है। ये देखिए व्यंजन, अच्छा निकल गए, कोई बात नहीं। नहीं बच्चा, सिंगिंग कर नहीं पाते हैं, बस ऐसे कभी कभी अपने लिए गा लेते हैं। अच्छा, टुकड़े हो गए।
वो आपके सामने लिखा था तो बंद कर गया। हाँ, राहुल शर्मा ने बताया कॉमा का बच्चा कॉमा और फुल स्टॉप में कॉमनली यूज्ड। तो इसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कॉमा यूज करेंगे पहले कि कौन सा यूज करेंगे। हाँ प्रिया सिंह, तुम्हें खबर है, हम जानते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से इसका उत्तरावस्था क्या होगा? तो पहले तो जान ले निम्नतर, और फिर जान ले उत्तरावस्था होता क्या है, फिर जान ले होता क्या है। तो बच्चा असल में जैसे अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, एक होता है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यही होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यही ना होता है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। वैसे ही हिंदी में होता है, हिंदी में होता है प्रथमावस्था या मूलावस्था, इसको मूलावस्था बोलते हैं, माने पॉजिटिव डिग्री। फिर होती है उत्तरावस्था, माने कंपैरेटिव डिग्री। और फिर होती है उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे हमने कहा लघु, या लघु का है कोई बहुत बढ़िया शब्द निकाल, जैसे निम्न की बात कर लो, यही निम्न माने नीचे, निम्नतर माने किन्हीं दो में तुलनात्मक रूप से और नीचे, निम्नतर। और निम्नतम माने सबसे नीचे। तो जो अंग्रेजी में पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव है, वही बच्चा है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था है। पूछा गया निम्न का उत्तरावस्था क्या होगा, तो निम्नतर हो जाएगा। अगले सवाल पर आता हूं, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में, ऑलवेज सिंगुलर यूज किया जाता है, बताइएगा। अच्छा, जितने जवाब लगाने वाले लगा लें। आज रात 10 से 11 एक कक्षा है, फ्री क्लास, जैसे अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं ऐसे रात 10 से 11 आइएगा। बुद्ध और वेद, इन दो की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं, इनके पीवाईक्यू डिस्कस करवाऊंगा आज रात 10 से 11। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में या जो यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, एसएससी में, ट्रिपल एससी में अलग अलग आए हैं, उन प्रश्नों को डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, आज रात 10 से 11 पीवाईक्यू डिस्कस होगा, 10 से 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन करवा दूंगा जीवन में भूलेंगे कभी नहीं, इसकी गारंटी करता हूं, क्योंकि हर सवाल कहानी लिए हुए होगा। देखिए, नहीं कल नहीं हो पाया था अंगद, कल हिंदी का क्वेश्चन हुआ था और कुछ जीएस के, कल डिस्कशन बड़ा लंबा चला गया, कुछ लोग सवाल ववाल पूछने लगे, 15 ही सवाल हो पाए, वरना कल हो जाता तो वेद तो निपट जाता। आज बुद्ध की चर्चा और वेद की करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो आपके पीसीएस एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे उनकी चर्चा होगी। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन होगा? बच्चा ये तेल होता है। एक वचन जो सदैव होता है वो तेल होता है। जैसे बाल, अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, आज देख लीजिएगा। बाल, बाल टूट गए, तो बाल हमेशा प्लूरल कहते हैं। दर्शन दिए, बाल हमेशा प्लूरल होता है। हस्ताक्षर कर दिए, ये भी हमेशा प्लूरल होता है। सिर्फ बच्चा तेल जो है, तेल बह गया, कोई कभी तेल बह गए नहीं बोलेगा, तेल बह गया। तेल रिस रहा है, तेल चू रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये शब्द सदैव बहुवचन में, एक वचन में प्रयोग किया जाता है हमेशा, कभी इसका कोई बहुवचन रूप ही नहीं होता है। ठीक है, बहुवचन रूप नहीं बनाएंगे। तेलों शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तेलों शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तेलों नहीं, बहुत से तेल कह देंगे, लोग कह देते हैं, जैसे चाकू कह देते हैं, लेकिन उचित नहीं है चाकू, वैसे तेलों उचित नहीं है, तेल एक वचन। ठीक है, अगले प्रश्न पर, आज की बिरादरी का अंतिम प्रश्न, गजब सवाल है। हाँ, आंसू, नहीं बच्चा, आंसू सदैव बहुवचन है। रोहित, आंसू सदैव बहुवचन है। आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहा नहीं बोलते हैं, आंसू बह रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, उसका आज देख लीजिएगा, आज रिपीट हो जाएगी, वो रिपीट नहीं, आज नए सवाल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आज के गेम का आखिरी सवाल। इसके बाद मैं आपकी रैंक दिखाऊंगा कि आप किस रैंक पर पहुंचे हैं। हमको मजा आएगा अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देते हैं इस सवाल का सही जवाब। मुझे भगवान, अच्छा ये रहा पोल, ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ने का समय ले लें, आप ये ना कहिएगा कि सम को पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, पढ़िए। पोल,
जल्दी से। कुछ सेकंड बचे हैं। नहीं, सवाल एकदम सही है, बहुत गजब सवाल है। ये रहा आपका पोल। अभी बताता हूं। रोहित नंबर 1 पर रहे 21 में 19 बचा करके। एक सवाल मैंने फिरकी ली थी, उसको किनारे कर दीजिएगा। व्यंजना नंबर 2 पर रही है। प्रमोद नंबर 3 पर रहे हैं। योगेश नंबर 4 पर रहे हैं। नंबर 5 पर रिंकू। नंबर 6 पर गुरजीत। नंबर 7 पर विनीता। नंबर 8 पर ऋषभ। नंबर 9 पर अंजलि। नंबर 10 पर राहुल शर्मा। इस पोल पर आपका नाम आया कि नहीं आया ये मायने नहीं रखता है। आपने 21 सवाल सुने हैं बच्चा, और ये 21 सवाल आपको 21 चौक 84 सवाल के बराबर वैल्यू देंगे। आप पक्का, आपकी अंतरात्मा मान रही है कि अगर इस तरह से हम डिस्कशन हिंदी का करेंगे तो हमारी खोपड़ी ऐसे बड़ी बड़ी खुल जाती है और आपको हिंदी समझ में आ जाती है। बात समझ रहे हैं? चल, तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 आपको देता हूं। इसका उत्तर, अपना काम स्वयं कर लो, ये सही है। गलत बाकी क्यों है? तो पहला तो एकदम पता चल गया, भगवान पर आत्मविश्वास नहीं होगा, भगवान पर विश्वास होगा। मेरे को खाना दे दीजिए, भैया जो दिल्ली वालों की लैंग्वेज है, अमरनाथ की ना है। ठीक, बम्बईयों की लैंग्वेज है, मेरे को, तेरे को, ये नहीं बोला जाता। ये सर्वनाम संबंधी शुद्धि है। हाँ, अब गुरु जी चौथे में का गड़बड़ है, तो समझिएगा। बच्चा, गीत की लड़ी नहीं होती है, गीत की कड़ी होती है। गीत की लड़ी नहीं होती है, गीत की कड़ी होती है। गीत की कड़ियां सुनाई जाती है। लड़ी जानते हो किसको कहते हैं? जैसे एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, ऐसे माला ले ले और लटका। हम कह रहे मेरे पास मालाओं की लड़ियां हैं। तो एक एक ये जो पूरा ग्रुप है उसको लड़ी कहते हैं। और जबकि जब आप गाना गाएंगे तो उस गाने में क्या आएगा? एक अंतर आएगा, दूसरा आएगा, हाँ आज फिर जीने की तमन्ना है, फिर मरने का इरादा, ऐसे आएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चा? कड़ी कहेंगे। लड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्या कहा जाएगा? कड़ी कहा जाएगा। कोई डाउट इतने में? एनी बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, जंजीर में क्या होगा? लड़ी होगा कि कड़ी होगा? मोहम्मद अयाज, वेलकम आपका। जंजीर में क्या होगा? लड़ी होगा कि कड़ी होगा? बहुत बढ़िया, हम कुछ चाह रहे थे वो हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो बच्चा, जंजीर में होगा लड़ी, कड़ी नहीं होगा। तो जंजीर शब्द के लिए लड़ी का प्रयोग करेंगे। ओ सॉरी, ओ गलती होगी। जंजीर में होगी कड़ी, लड़ी नहीं होगी। अंगद फिर से गड़बड़, जंजीर की लड़ियां नहीं, जंजीर की कड़ियां। कड़ी, एक एक टुकड़ा उसमें जुड़ता है तब जंजीर बनती है। एक टुकड़ा जंजीर का तो जंजीर की कड़ी। क्लियर है? तो कैसी रही आज की क्लास? सब समझ में आया? सब चकाचक? तो आज रात 10 बजे हम आपका इंतजार करेंगे। और आज मेरा मन था कि मैं आपको एक शेर सुना करके आज की बात खत्म करूं, वही शेर ढूंढने लग गया था। तो थोड़ा सा इतना 1 घंटा 20 मिनट 18 मिनट पढ़ने के बाद एक बेहतरीन सा शेर सुन लीजिए और फिर आज की बात खत्म करते हैं। शेर है, हमारे एक दोस्त हैं, शायर दोस्त हैं, शाहबाज तालिब। उनका शेर है कि सुनिए, और आज के इस मौसम को खुशनुमा बना करके रात 10 बजे मिलने जरूर आइएगा। और बिहार वाले जानने, 8 बजे मैं इंतजार करूंगा, आपका कोर्स स्टार्ट हो गया है। और यूपी वाले, आज रफ पढ़ाया जाएगा शाम 6 बजे, जो सब्सक्राइबर हैं भूले नहीं जरूर। और अमर ललित, यूपी बिहार वाले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और अमर ललित 10 डाउनलोड करके यूपी वाले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी नंबर मैंने दे दिया है, अगर कोई दिक्कत आती है हमसे नंबर पर पूछ लें। 5 बजे थाली बजाएं, अभी ताली बजाएं, एक शेर सुनिए और खेल खत्म करते हैं। आ, हाँ, शेर है कि हम अपने दर्द गाने, ये उनका है, भोपाल वाले शायर का शेर है। हम अपने दर्द गाने लग गए हैं, हम अपने दर्द गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। हम अपने दर्द गाने लग गए हैं। अच्छा आप समझिए, जब जमाना लगता है तभी दर्द गाता है। अभी शेर पूरा नहीं है।
आज जब वक्त बीत जाता है तभी आदमी अपना दर्द दूसरों को कहना शुरू करता है। तो हम अपने दर्द गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। और जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए। जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं। हम अपने दर्द गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। तो रात 10 बजे इंतजार करूंगा एक बेहतरीन शेर के साथ। आज हम पढ़ेंगे वेद और बुद्ध के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन। जरूर आइएगा, रात 10 बजे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खूब आनंद से रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। ईश्वर करे कोरोना जल्दी भाग जाए। बाय बाय। अच्छा, ऋषभ का वो फॉलो एंड ज्वाइन ऑन एन अकेडमी, यूज कोड अमर ललित 10, स्टे ट्यून विद अमर सर। बहुत शुक्रिया। और ये अंजलि आज बिहार की क्लास में 6 बजे 8 बजे आप दिखें, ठीक है। और बाकी सब जिसके ग्रुप में उनको खबर कर दें कि बिहार की क्लास है 8 बजे बिहार में। चलिए, बाय बाय।